नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अरुण कुमार सिंह और हम आज देखेंगे चैप्टर 4 इंडियन पेनल कोड का, जो कि सेक्शन 76 से 106 तक जाता है और यह जनरल एक्सेप्शन के बारे में बताता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर से प्रत्येक कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, चाहे वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट का हो या हायर जुडिशरी का हो या एपीओ का हो या कोई अन्य एग्ज़ाम हो जो लॉ से रिलेटेड हो, उसमें एक न एक क्वेश्चन निश्चित तौर पे आता है, ज़रूर आता है इससे। तो इसका हेडिंग है चैप्टर का जनरल एक्सेप्शंस। जनरल एक्सेप्शंस, तो इस चैप्टर को दोस्तों बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। और इससे पहले मैं सेक्शन 1 से शुरू किया हूँ, जो कि डिफरेंट चैप्टर में कवर करके 1, 2, 3, 4 तक आ गया हूँ। और लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं सेक्शन 1 से लेकर 75 तक मैं कवर किया हूँ और प्रत्येक सेक्शन को डिटेल में कवर किया गया है, उसको आप ज़रूर देखें वीडियो को। दोस्तों, तो इस चैप्टर में जो भी बताया गया है वह है कि क्राइम तो करेगा, कोई व्यक्ति है क्राइम करेगा, लेकिन उसको उस क्राइम के लिए सज़ा नहीं मिलेगा, उसको उस क्राइम को करने के बावजूद भी माफ़ कर दिया जाएगा। तो पहला जनरल एक्सेप्शन का सेक्शन है 76, जिसमें कहा गया है कि एक्ट डन बाय ए पर्सन बॉन्ड बाय लॉ। तो वो बॉन्ड बाय लॉ है, जैसे यूनिफॉर्म का मिलिट्री, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी का है और वो बॉन्ड बाय लॉ है। उसको सुपीरियर बोला कि यहाँ फायर करो तो फायर करेगा। मान लो कि निर्दोष व्यक्ति मारा जाता है उस फायर में, तो भी उसको कोई भी सज़ा नहीं मिलेगी। दूसरी बात, यूनिफॉर्म में पुलिस भी है, पुलिस के सुपीरियर अफसर वहाँ हैं और मॉब को तितर बितर करने के लिए, डिस्पर्स करने के लिए फायर करने का ऑर्डर देता है। फायर करता है तो क्या है, बॉन्ड बाय लॉ है, तो उसको कोई भी सज़ा नहीं मिलेगा, भले ही 2-4 मर्डर भी हो जाए उसके राउंड फायरिंग से। एक्ट डन बाय पर्सन बॉन्ड बाय लॉ, तो उसको कोई गलती नहीं होगा। दूसरा इसमें बात बोलता है कि एक्ट डन बाय पर्सन बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बॉन्ड बाय लॉ। इसको सेक्शन को मैं 2 पार्ट में बांट दिया हूँ, किताब में ऐसे नहीं है, लेकिन अपना समझ के मैं ऐसे किया हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। कि एक्ट डन बाय ए पर्सन बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। कोई भी व्यक्ति के द्वारा किया गया काम या अपराध बोल सकते हैं या क्राइम बोल सकते हैं या एक्ट ओमिशन बोल सकते हैं, मिस्टेक ऑफ फैक्ट के द्वारा किया गया हो, बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। और वो 2 चीज़ें इसमें, मिस्टेक ऑफ फैक्ट से हो कि फैक्ट सच्चाई कुछ और है लेकिन ये जान कुछ और रहा है, और दूसरा कि वो ये बिलीव कर रहा है कि बाउंड बाय लॉ है। तो 2 चीज़ें होता है दोस्तों, आप मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ जानिए। मिस्टेक ऑफ फैक्ट वो है जो, जैसे कि झाड़ी में कोई बाघ है ये मैं जान रहा हूँ और ऐसा जान करके मैंने झाड़ी के पीछे फायर किया कि नहीं तो बाघ मुझे खा जाएगा, और पता चला कि आदमी कोई उसका डेथ हो गया, आदमी को राउंड लगा, गोली लगा और वो डेथ हो गया। तो ये हो गया मिस्टेक ऑफ फैक्ट, क्योंकि मैं जानता नहीं था कि झाड़ी के पीछे बाघ नहीं आदमी है, तो उसकी हत्या हो गई, उसकी किल्ड हो गया, वो उसको मर गया, तो मर्डर का केस नहीं लगेगा और कोई भी अपराध नहीं हुआ ऐसा माना जाएगा। यहाँ एक्सक्यूज है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया। दूसरा है मिस्टेक ऑफ लॉ। मान लो कि मैं 1 मर्डर किया, 2 मर्डर किया, 3 मर्डर किया और मैं बोल रहा हूँ कि मुझे पता ही नहीं कि कानून में, इंडियन पेनल कोड में, आईपीसी में मर्डर करना कोई अपराध है, तो ये हो गया मिस्टेक ऑफ लॉ। मैं मान लो डकैती किया, मैं बोला कि मुझे पता नहीं डकैती करना अपराध है, तो ये हो गया मिस्टेक ऑफ लॉ कि कानून को नहीं जानना कोई एक्सक्यूज नहीं है। मान लो कि रॉबरी किया, मुझे पता नहीं कि रॉबरी करना अपराध है, टैक्स भरना अपराध नहीं, भरना अपराध है, तो ये मिस्टेक ऑफ लॉ हो गया, इसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट के लिए एक्सक्यूज है, फैक्ट आप नहीं जानते हो, कुछ गलती से कुछ गलत काम कर दिए हो, तो उसके लिए एक्सक्यूज है। 76 कहता है, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए पर्सन हु इज
by or who by reason of mistake of fact and not by reason of mistake of law। मिस्टेक ऑफ फैक्ट से कोई गलती करता है तो एक्सक्यूज है, एंड मिस्टेक ऑफ लॉ से कोई गलती करता है एक्सक्यूज नहीं है इन गुड फेथ। लेकिन मिस्टेक ऑफ फैक्ट से गलती करता है तो गुड फेथ में करना चाहिए। हिम बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ टू डू इट। जैसे झाड़ी के पीछे कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति के ऊपर फायर किया गया और जानबूझकर किया गया, तो ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट नहीं है, क्योंकि आप जान रहे हैं जानबूझ के किए तो यहाँ एक्सक्यूज नहीं है। लेकिन ये जान रहे हैं कि झाड़ी के पीछे लग रहा है कोई जानवर है, बाघ ही होता है झाड़ी के पीछे तो बाघ है, और हमने उसको ऊपर फायर किया और पता चला कि आदमी कोई बैठा हुआ था और वो मर गया, तो ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, इसके लिए एक्सक्यूज होगा। लेकिन ला अब जान रहे हैं कि आदमी है वहाँ बैठा हुआ और हम उसको फायर करके मार दिया, बाद में बताएं कि हमको ये नहीं पता कि आदमी को मारना, किल कर देना कोई अपराध है, तो ये मिस्टेक ऑफ लॉ होगा, ये एक्सक्यूजेबल नहीं होगा। उसके बाद इलस्ट्रेशन 2 है, देखते हैं। एक कहता है कि एक सोल्जर है जो कि अपने सुपीरियर ऑफिसर द्वारा उसको ऑर्डर किया जाता है कि तुम मॉब पे गोली चलाओ, मॉब को डिस्पर्स करने के लिए उस पर राउंड फायर करो, तो फायर करता है और एक व्यक्ति की उसमें डेथ हो जाता है, तो वह एक्सक्यूजेबल है। क्यों? क्योंकि वो बाउंड बाय लॉ है और बाउंड बाय लॉ है और बिलीविंग इन गुड फेथ कि डिस्पर्स करना है, फायर करेंगे तो लोग भाग जाएगा, लेकिन मिस्टेक से किसी को लग गया और उसकी डेथ हो गया तो यहाँ एक्सक्यूज हो जाएगा। A soldier fires on a mob by the order of his superior in conformity with the command of the law. A has committed no mistake। तो ये कोई मिस्टेक नहीं किया है। इसी तरह से दूसरा है, ये एक व्यक्ति है जो कोर्ट के ऑर्डर द्वारा, कोर्ट के जजमेंट द्वारा, और वो जजमेंट इन्फोर्स में होना चाहिए। कोर्ट के ऑर्डर द्वारा किसी व्यक्ति को मान लो कि जेड को अरेस्ट करना है और उसने वाई को अरेस्ट कर लिया गलती से, पता लगा तो पता चला कि यही व्यक्ति जेड है। अब जब कोर्ट में लेकर आया तो व्यक्ति वाई था, तो उस पर रिपुटेशन के लिए मानहानि का केस कर सकता है, तो लेकिन नहीं, मानहानि का केस का कोई भी केस उस पर नहीं होगा और उसने कोई अपराध नहीं किया गया है, क्योंकि वो बाउंड बाय लॉ है और मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। दो चीज़ होना चाहिए, बाउंड बाय लॉ होना चाहिए और मिस्टेक ऑफ फैक्ट होना चाहिए, तो उसने कोई अपराध नहीं किया है। उसी कहता है ये एन ऑफिसर ऑफ ए कोर्ट ऑफ जस्टिस बीइंग ऑर्डर्ड बाय दैट कोर्ट टू अरेस्ट वाई एंड आफ्टर ड्यू इंक्वायरी बिलीविंग जेड टू बी वाई, जेड को वाई समझ लिया, अरेस्ट जेड, ए हैज कमिटेड नो मिस्टेक, तो उसको कोई अपराध नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है मिस्टेक ऑफ लॉ इज नो डिफेंस। मिस्टेक ऑफ लॉ कोई डिफेंस नहीं है दोस्तों। सिंस एवरी मैन इज प्रिज्यूम टू नो द लॉ, इसमें लॉ में एक विचित्र बात यह है कि एवरी मैन इज प्रिज्यूम टू नो द लॉ, लेकिन डॉक्टर में नहीं है कि एवरी मैन प्रिज्यूम टू नो द मेडिकल साइंस। इंजीनियरिंग में ऐसा नहीं है कि एवरी मैन इज नो द टेक्निकल नॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, या किसी भी प्रोफेशन में ऐसा नहीं है। पायलट में ऐसा नहीं कि एवरी मैन नो द हाउ टू फ्लाई द एरोप्लेन, लेकिन लॉ में ऐसा है कि एवरी मैन इज प्रिज्यूम टू नो द लॉ। नहीं, यदि ऐसा नहीं रहे तो क्या हो जाएगा, तब तो सभी मर्डर करेगा, डकैती करेगा, काउंटरफेट कॉइन बनाएगा, काउंटरफेट करेंसी बनाएगा, काउंटरफेट स्टैम्प बनाएगा और बोलेगा हमें तो पता ही नहीं था। कोई भी कानून को नहीं मानेगा, बोलेगा हमें तो पता ही नहीं था, उसको एक्सक्यूज हो जाएगा। इसलिए मिस्टेक ऑफ लॉ कोई एक्सक्यूज नहीं है। और एवरी मैन बोल रहा है, सिटीजन इंडिया में आया है तो सिटीजन नहीं है तो वो भी, यदि इंडियन सिटीजन है तो उसके लिए तो है ही, विदेश से कोई व्यक्ति आया उसके लिए भी एप्लीकेबल है कि इज प्रिज्यूम टू नो द लॉ, हेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी इन इट्स ब्रीच। यदि लॉ को ब्रीच करता है तो उसके रिस्पॉन्सिबल होगा, उसके लिए वो लायबल होगा। ये बात बोलता है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेज मेयर हंस जॉर्ज में, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 1965 का। तो आगे कहता है देयर इज एन यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ लॉ दैट मिस्टेक ऑफ फैक्ट कैन बी फॉरगिवन बट मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट फॉरगिवन।
यूनिवर्सल लॉ है कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट के लिए एक्सक्यूज है, लेकिन मिस्टेक ऑफ लॉ के लिए एक्सक्यूज नहीं है। और उसके बाद मिस्टेक ऑफ फैक्ट कैन बी फॉरगिवन एंड दिस इज ए गुड बेस टू प्रोटेक्ट। एक गुड डिफेंस होता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। दिस इज बेस्ड ऑन द मैक्सिम इग्नोरेंटिया फैक्टी एक्सक्यूजेट, मीन्स इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज ए गुड एक्सक्यूज। तो इसमें दोस्तों केस है, तो उसको केस को देखते हैं। केस क्या है? स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेज मेयर हंस जॉर्ज। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेज मेयर हंस जॉर्ज। ये सुप्रीम कोर्ट का केस है, मेयर हंस जॉर्ज 1965 सुप्रीम कोर्ट का होता है। 1965 में जजमेंट आया, सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि मिस्टेक ऑफ लॉ इज नो डिफेंस एंड एवरी मैन इज प्रिज्यूम टू नो द लॉ, हेंस मिस्टेक ऑफ लॉ इज नो डिफेंस। इसमें बोला गया कि मिस्टेक ऑफ लॉ इज नो डिफेंस एंड एवरी मैन is presumed to know the law, know the law। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 1965 में स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेज मेयर हंस जॉर्ज के केस में। उसके बाद चलते हैं दोस्तों कि इग्नोरेंटिया फैक्टी एग्जीक्यूसेट। मैगजिम भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। केस तो पूछे जाते हैं केस ला, और मैगजिम भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसलिए इस मैगजिम को भी देखते हैं कि इग्नोरेंटिया मैगजिम है, इग्नोरेंटिया फैक्टी एक्सक्यूसेट। इग्नोरेंट ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूजेबल। अब देखते हैं दोस्तों सेक्शन 77 में क्या कहता है कि एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली, तो क्या है? एक्सक्यूजेबल है। यहाँ जो भी पढ़ेंगे तो कुछ भी क्राइम इसके अंदर कर देगा तो उसको कोई भी सजा ना होगा, एक भी दिन जेल जाने की ज़रूरत नहीं है, एक भी रुपये की फ़ाइन देने की ज़रूरत नहीं है, उस पर कोई केस नहीं हो सकता, बशर्ते कि वह अपना कोर्ट को या थानेदार को अच्छी तरह से इस बात को समझाए, पढ़ाए। देखो ऐसा आईपीसी में लिखा हुआ है। तो कहता है एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली, उसने गलती से किसी को फांसी की सज़ा दे दिया। एक सेशन ट्रायल हो रहा है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज फांसी की सज़ा दे दिया किसी को, और उसको डबल बेंच हाई कोर्ट ने कंफर्म भी कर दिया और उस व्यक्ति को फांसी की सज़ा हो गई। बाद में न्यू फैक्ट राइज हो गया कि नहीं, वो व्यक्ति इसके राउंड से नहीं फायर करके मरा था, वो तो एक्सीडेंट द्वारा मर गया था, और ये राउंड तो बाद में फायर हुआ और राउंड उसको लगा भी नहीं है। किसी तरह से कुछ निकल के आया बात, और उस व्यक्ति को किसी और ने मर्डर कर दिया है, या राउंड से ही क्या हो, लेकिन किसी और ने मर्डर किया, इसने बाद में फायर किया। तो अब तो वो किसी को आप अब इसको फांसी दे दिए, मर गया, तो मौत की सज़ा क्या होती है? यदि किसी को आप मर्डर कर दिए तो उसके सज़ा भी फांसी होता है, कैपिटल पनिशमेंट है, तो तीनों आदमी को फांसी मिलना चाहिए, लेकिन नहीं। ये 77 से एक्सक्यूज है कि एक्ट ऑफ ए जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली इज एक्सक्यूजेबल एंड ही हैज कमिटेड नो ऑफेंस। देखते हैं 77। नथिंग इज एन ऑफेंस। नथिंग इज एन ऑफेंस को पढ़ेंगे ऐसे कि anything is not an offense which is done by a judge when acting judicially
इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज पावर विच इज इन गुड फेथ ही बिलीव्स टू बी गिवन टू हिम बाय लॉ, कि उसके द्वारा लॉ द्वारा जो पावर दिया गया है इसके जुडिशली एक्ट करके वो कोई भी जजमेंट ऑर्डर पास किया है तो उसके लिए वह बाद में उसको सज़ा नहीं दिया जा सकता है। एक्टिंग जुडिशली है तो, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कोई कर रहा है उसमें गड़बड़ी है तो उसके लिए वो हेल्ड लायबल है, लेकिन जुडिशियल फंक्शन के लिए वो हेल्ड लायबल नहीं है। उसके बाद 78 में क्या कहता है? 78 कहता है एक्ट डन बाय पर्सन, एक्ट डन परसुएंट टू जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट, तो उसके लिए भी एक्सक्यूज है, किसी को कोई सज़ा नहीं होगा। जैसे एक व्यक्ति जजमेंट या कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है, जैसा कि पहला एग्जाम्पल देखे हैं, और मिस्टेक से वो किसी दूसरे व्यक्ति को गिरफ्तार अरेस्ट करके ले आता है तो उसके लिए भी एक्सक्यूज है। कोई जजमेंट ऑर्डर है कि भीड़ को तितर बितर करना, भीड़ को हटाना ही है, तो फायरिंग करता है और फायरिंग करता है तो उसमें एक व्यक्ति मारा जाता है तो उसके लिए भी उसको कोई सज़ा नहीं होगा। किसी तरह के बहुत सारा ऑर्डर है कि रोड से अतिक्रमण इंक्रोचमेंट है वो हटाना है, दोनों तरफ टावर को ढाना है, लवकुश टावर एग्जीबिशन रोड में पटना में ढा दिया तो उसके लिए वह क्षति हो गया, किसी का मकान गिर गया, प्रॉपर्टी का नुकसान हो गया, कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार कर रहा है तो जो एग्जीक्यूट कर रहा है, पुलिस हो या वर्कर हो, म्यूनिसिपलिटी हो, कोई भी हो, तो उसको कोई भी सज़ा नहीं मिला, कोई भी अपराध हो नहीं किया ऐसा माना जाएगा, क्योंकि वह कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार कर रहा है काम। तो 78 देखते हैं, नथिंग को पढ़ेंगे, एनीथिंग विच इज डन इन परसुएंट ऑफ जजमेंट और ऑर्डर ऑफ ए कोर्ट और अंडर वारंट इफ डन वाइट सच जजमेंट और ऑर्डर रिमेन्स इन फोर्स इज नॉट एन ऑफेंस, मीन्स एनीथिंग। इसमें ऐसे भी लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि नथिंग विच इज डन परसुएंट टू और जजमेंट और ऑर्डर ऑफ ए कोर्ट ऑफ जस्टिस इफ डन while such judgment or order remain in force is an offense. Nothing is an offense, या anything which is done is not an offense. यदि जजमेंट या कोर्ट के ऑर्डर या कोर्ट के अंडर वारंट द्वारा कोई भी काम किया जा रहा है तो वो ऑफेंस नहीं है, ऐसा कहता है। Notwithstanding, the court may have had no jurisdiction to pass such judgment or order, provided that person doing the act in good faith believes that the court had such jurisdiction. हालांकि बाद में कोई जुरिडिक्शन का मामला ले आया कि इस कोर्ट के तो जुरिडिक्शन ही नहीं है ऐसा ऑर्डर देने का, इसलिए इसको नहीं मानिए आप, नहीं, उसको ढाएगा, जुरिडिक्शन है नहीं है। जब जजमेंट देने से पहले आप क्यों नहीं बताए जुरिडिक्शन का मामला, जब जजमेंट आ गया जुरिडिक्शन नहीं है, फिर वहाँ जजमेंट रोक बोलिए फिर जुरिडिक्शन नहीं है, फिर दूसरे जगह हो जाएगा तो फिर जुरिडिक्शन नहीं है, तो ऐसे तो कोई लिटिगेशन का अंत ही नहीं होगा, जबकि प्रिंसिपल लेके भी है, कोर्ट का पर्पस ये भी है कि लिटिगेशन का अंत हो, तो इसलिए जुरिडिक्शन है कि नहीं उस पर विचार नहीं किया जाएगा। कोर्ट के जजमेंट ऑर्डर के अनुसार कोई भी चीज़ किया जाता है, इन्फोर्स किया जाए है तो वह अपराध नहीं है। उसके बाद देखते हैं 79 कहता है कि एक्ट डन, इसको भी मैं दो पार्ट में बांट दिया हूँ, हालांकि मेन जो एक्ट है उसमें ऐसा है नहीं, लेकिन समझने के लिए मैं आसानी से समझ में आया आपको इजी लैंग्वेज करने के लिए दो भाग में बांटा हूँ। एक तो कि एक्ट डन बाय ए पर्सन जस्टिफाइड बाय लॉ, तो कोई अपराध नहीं किया है। दूसरा कि एक्ट डन बाय ए पर्सन बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ। हाँ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट से भी कोई काम कर रहा है तो भी एक्सक्यूज है। जस्टिफाइड बाय लॉ है, जैसे कोई यूनिफॉर्म वाला मिलिट्री या पुलिस का आदमी फायरिंग किया मॉब हटाने के लिए, कोर्ट के ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए, सुपीरियर के ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो कोई अपराध नहीं है। और मिस्टेक ऑफ फैक्ट में भी किया तब भी कोई अपराध नहीं है। और 79 को यहाँ देखते हैं, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय एनी पर्सन हु इज जस्टिफाइड बाय लॉ, ठीक है, और लिखा है, और मतलब सेकंड पार्ट, हु बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड नॉट बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ लॉ एक्सक्यूज नहीं है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट ही एक्सक्यूज है। तो हु बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट
इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी जस्टिफाइड बाय लॉ इन डूइंग इट, तो वो उसके लिए वो एक्सक्यूज है, कोई सज़ा नहीं मिलेगा। इलस्ट्रेशन दिया है, देखते हैं, इलस्ट्रेशन भी इम्पोर्टेंट होता है। ए सीज जेड कमिट व्हाट अपियर्स ए टू बी ए मर्डर ऑफ टू बी ए मर्डर, ये देखता है कि जेड मर्डर कर रहा है और ऐसा देखता है कि वो मर्डर कर रहा है, तो उसको मर्डर करने से रोकने के लिए उसको जा कर के अरेस्ट कर रहा है। लेकिन बाद में पे पता चला, अरेस्ट करके पुलिस को दे दिया, पुलिस उसको जेल में ले रखा, फिर जेल में रख कर मीन्स 24 आवर अपने कस्टडी में रख के फिर जुडिशियल कस्टडी में दिया। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो जो जेड है ही वाज एक्टिंग इन आरपीडी, आरपीडी मीन्स राइट टू प्राइवेट डिफेंस, और वह कोई अपराध नहीं कर रहा था। तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस क्या है दोस्तों, तो इसके लिए हम बहुत ही डिटेल में, बहुत ही बढ़िया से पीछे में वीडियो बना रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जा कर के मेरा वीडियो को देखिए, राइट टू प्राइवेट डिफेंस। वो दो चीज़ में आप किसी का मर्डर भी कर दें तो वो चलेगा, कोई भी अपराध नहीं किया है, जिसको हमने निमोनिक्स बनाया, जैसे सेक्शन 100 ऑफ CRPC में दिया हुआ है कि दुर्गा कैन नॉट बी अरेस्ट और एसिड अटैक्ड। तो इतना निमोनिक बना करके सारे पॉइंट को उसने समझाया है। दूसरा है कि राइट टू, अपना जीवन जिंदगी की रक्षा के लिए आप किसी का जान ले सकते हैं, और किसी दूसरे व्यक्ति की ज़िंदगी की रक्षा के लिए भी आप किसी का जान ले सकते हैं। दूसरा है सेक्शन 103 में बोलता है, CRPC में 103 या 104 में है कि आप किसी के प्रॉपर्टी के रक्षा के लिए भी आप उसको जान ले सकते हैं। उसको मैं निमोनिक बनाया हूँ, HMT की घड़ियाँ चोरी हो गई, तो उसमें आप किसी के प्रॉपर्टी के HMT की घड़ियाँ रॉबरी हो गई, तो उसमें आप किसी के अपने प्रॉपर्टी के रक्षा में, किसी दूसरे व्यक्ति के प्रॉपर्टी के रक्षा में आप किसी का भी जान ले सकते हैं। अब देखिए दोस्तों कि सेक्शन हाँ, राइट टू प्राइवेट डिफेंस कहाँ से आया, ये देख रहा है कि जेड मर्डर करने जा रहा है और उसको अरेस्ट करके पुलिस को दे दिया, पुलिस से वो जुडिशियल कस्टडी में चला गया। बाद में पता चला कि वो RPD में काम कर रहा, राइट टू प्राइवेट डिफेंस में काम कर रहा था, फिर भी ये ने कोई अपराध नहीं किया जेड को अरेस्ट करके। उसके बाद एक केस है दोस्तों जो कि स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और सेम केस है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेज मेयर हंस जॉर्ज 1965 का सुप्रीम कोर्ट में है। इसमें कहा गया कि सेक्शन 9 डील्स विथ मिस्टेक ऑफ फैक्ट नॉट मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ लॉ डज नॉट सेव वन फ्रॉम लायबिलिटी बट इट मे बी रिलेवेंट फॉर डिटरमाइनिंग द सेंटेंस टू बी इम्पोज्ड। जैसे इसमें ये कह रहा है कि मिस्टेक ऑफ लॉ कोई डिफेंस नहीं है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट डिफेंस है, लेकिन मिस्टेक ऑफ लॉ से एक मीन्स राहत ज़रूर मिलेगा कि जैसे कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति तो ज़्यादा सज़ा मिलेगा, थोड़ा कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो कम सज़ा मिलेगा, अनपढ़ है तो उसको कम सज़ा मिलेगा। ऐसा कोई काम किया जिसमें नॉलेज, ज्ञान का उसमें ज़रूरत हो या टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो, और ये आज से नहीं, ये मतलब महाभारत के ज़माने से भी चला आ रहा है। युधिष्ठिर क्या किए थे, उन्होंने कहा कि जो ब्राह्मण है और ज्ञानी है उसको ज़्यादा सज़ा मिलेगा, जो कम पढ़ा लिखा क्लर्क है उसको कम सज़ा मिलेगा, जो अनपढ़ है लेबर है उसको और ही कम सज़ा मिलेगा, किसी भी अपराध करता है तो ये नेचुरल सी बात है। और इसमें 79 में इस बात को दोहराया गया है। हालांकि वहाँ भी बोला मिस्टेक ऑफ लॉ इज नो डिफेंस एंड एवरी मनी प्रिज्यूम टू नो द लॉ। उसके अलावे भी इसने कहा है सेम केस में स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेज मेयर हंस जॉर्ज, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेज मेयर हंस जॉर्ज 1965 सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट नॉट मिस्टेक ऑफ फैक्ट मतलब एक्सक्यूजेबल है, नॉट मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ लॉ
डज नॉट सेव वन फ्रॉम लाइबिलिटी। लाइबिलिटी से यह नहीं बचाता है। मिस्टेक ऑफ लॉ डज नॉट सेव फ्रॉम लाइबिलिटी। लाइबिलिटी से यह बचाता नहीं है। क्या नहीं बचाता? मिस्टेक ऑफ लॉ लाइबिलिटी से नहीं बचाता है। बट इट मे बी रिलेवेंट फॉर डिटरमाइनिंग द सेंटेंस। बट relevant but it is relevant to for determining the sentence सजा देने के लिए रिलेवेंट हो सकता है। क्या सजा देने के लिए? जैसे कोई टेक्निकल चीज़ इन्वॉल्व है, कोई अनपढ़ व्यक्ति कंप्यूटर का उसको गलती से बटन चला गया और ट्रांजेक्शन गड़बड़ हो गया, कुछ और गड़बड़ हो गया, काफ़ी पैसा का नुकसान हो गया, ट्रेड कर रहा है, ट्रेड से एग्जिट हो गया घाटे में, या हाई में जा रहा था और थोड़ा सा ही हाई गया एग्जिट हो गया, या कुछ और हो गया, पंच हो गया, तो उसमें क्या है कि अनपढ़ है तो उसको कम सज़ा मिलेगा। कोई कंप्यूटर का नॉलेज अच्छा रखता है और जानबूझकर ये गलती किया है और उसको ज़्यादा सज़ा मिलेगा। तो क्योंकि कंप्यूटर का BCA किया हुआ है और उस MCA किया हुआ है, कंप्यूटर का बहुत अच्छा नॉलेज है, तो उसको ज़्यादा सज़ा मिलेगा। जिसको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है तो उसको कम सज़ा मिलेगा। उसके बाद है सेक्शन 80। सेक्शन 80 बोलता है एक्सीडेंट के बारे में। 80 एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंट इन डूइंग ए लॉफुल एक्ट, तो उस एक्सक्यूज है, एक्सीडेंट हो गया है तो कोई सज़ा नहीं मिलेगा। जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूँ और गाड़ी चलाते चलाते ब्रेक फेल हो गया, किसी का उससे डेथ हो गया, तो कोई अपराध नहीं है, क्योंकि नॉलेज भी नहीं है, इंटेंशन भी नहीं है, और गुड फेथ में मैं गाड़ी चला रहा हूँ, प्रॉपर केयर और प्रिकॉशन लेकर चला। जब घर से आया था तो DI किया था और ब्रेक वगैरह सब चेक किया था, सब सही था, और बीच में से एक गाड़ी खराब हो गया, ब्रेक उसका खराब हो गया। सॉरी, देखते हैं दोस्तों। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन। लेकिन बिना क्रिमिनल इंटेंशन से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई देखा दुश्मन है, चलो ब्रेक उखाड़ के फेंक दिया, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया, तो ये तो क्रिमिनल इंटेंशन हो गया, तो उसमें सज़ा मिलेगा। यहाँ कह रहा है नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून and without any criminal intention or knowledge in doing of a lawful act। lawful act करने के दौरान इन्हें lawful manner में by lawful means lawful साधन द्वारा and with proper care and caution। बहुत सारा कंडीशन इम्पोज कर दिया है कि एक्सीडेंट में एक्सक्यूज तो है, लेकिन विदाउट इंटेंशन विदाउट नॉलेज होना चाहिए। पहले से नॉलेज नहीं कैसे करेंगे तो उसको मर जाएगा, और पहले से भी इंटेंशन नहीं उसको मारने का। और लाफुल आप एक्ट कर रहे हैं, जैसे गाड़ी चलाना, लाफुल एक्ट अपना काम करो। कोई ऐसे नहीं कि डकैती कर रहे हैं और डकैती करने में मिस्टेक से भी किसी को डेथ हो गया, तो वहाँ पर लाफुल एक्ट तो आप कर नहीं रहे हैं, तो एक्सीडेंट में नहीं माना जाएगा, आप मर्डर के लिए लायबल हो जाएंगे। लाफुल मीन्स नहीं अपना रहे हैं, जैसे आप बंदूक, देसी कट्टा जो अनलाइसेंसी रिवॉल्वर है, बंदूक है, उससे किसी के मर्डर किया तो अनलॉफुल मीन हो गया। तो एक्सीडेंट से भी हुआ तो आप हेल्ड लायबल हो जाएंगे मर्डर के लिए, क्योंकि अनलॉफुल मीन से आप कर रहे हैं। एंड विथ प्रॉपर केयर एंड कॉशन। और यदि आपने ब्रेक चेक नहीं किया, लापरवाही किया, तो भी आपको सज़ा मिलेगी। अब सज़ा क्या मिलेगी? लापरवाही से गाड़ी चलाने का सज़ा मिलेगी आपको, मीन्स रैशनेस का सज़ा मिलेगी कि आप रैशनेस द्वारा एंडेंजरिंग द पब्लिक लाइफ आपने कर दिया। यदि आप डेथ कर दिया, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग तो मर्डर का सज़ा मिलेगा। तो सज़ा लेकिन मिलेगा, एक्सक्यूज नहीं होगा। तो इसलिए कंडीशन लगाया है कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून, एंड लिखा है और नहीं, एंड विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज in doing of a lawful act in a lawful manner by lawful means and with proper care and caution, तो आपको एक्सक्यूज है।
अब इसमें इलस्ट्रेशन दिया है कि ए इज एट द वर्क विथ हैचेट, एक कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा है। द हेड फ्लाइज ऑफ एंड किल्स ए मैन, और उसका हेड निकल जाता है और एक आदमी के सर पे लगता है, उसकी डेथ हो जाती है। हु इज स्टैंडिंग बाय, वहाँ खड़ा था इसलिए उसको सर पे लग के डेथ हो गया। हेयर इफ देर वाज नो वांट ऑफ प्रॉपर कॉशन ऑन द पार्ट ऑफ ए हिज एक्ट इज एक्सक्यूजेबल एंड नॉट एन ऑफेंस। यदि उसको प्रॉपर केयर नहीं लेना था, पहले हेड को चेक करना था, हेड उसके हैंडल से अच्छा से फिक्स है और तब लकड़ी काटना था, तो वो ऐसा किया है तो एक्सक्यूज है। लेकिन प्रॉपर केयर कब लेना है? जब सुनसान जगह पे लकड़ी काट रहे हैं तो प्रॉपर केयर की ज़रूरत नहीं है। सॉरी, हालांकि अचानक वहाँ से कोई आ भी गया तब भी नहीं ज़रूरत है। लेकिन आप पब्लिक प्लेस पे लकड़ी काट रहे हैं तो वहाँ प्रॉपर प्रिकॉशन की ज़रूरत है, प्रॉपर केयर और अटेंशन लेने की ज़रूरत है। यदि वहाँ नहीं आप लिए हैं तो आपको माफ़ नहीं होगा। प्रॉपर केयर शुरू में आप हैंडल देखे थे, ठीक था, फिक्स था, बाद में चलते चलते ऐसा हो गया और तो भी तब इसको बाद में हो गया, तब इसको एक्सीडेंट माना जाएगा, मिसफॉर्चून माना जाएगा, आपको एक्सक्यूज दिया जाएगा, आप एक्सक्यूज हो जाएंगे, आपको माफ़ किया जाएगा, कोई सज़ा नहीं मिलेगा। उसके बाद दिस सेक्शन इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल मेयर एक्ट डज नॉट मेक ए पर्सन क्रिमिनल इफ द इंटेंशन इज नॉट क्रिमिनल। इस प्रिंसिपल पे ये सेक्शन काम करता है कि जब तक इंटेंशन नहीं है क्रिमिनल तब तक उसका एक्ट क्रिमिनल नहीं हो सकता। जैसे कोई बच्चा अपने बच्चे को ले जा रहा है, खिला रहा है, हाथ से स्लिप करके गिर गया, उसकी डेथ हो गया, तो वो मर्डर के लिए लायबल नहीं होगा क्योंकि इंटेंशन नहीं है। एनीथिंग बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून आर नॉट ऑफेंस बट मेयरली अनएक्सपेक्टेड एंड अनडिजायरेबल एक्ट। इसके लिए माफ़ कर दिया जाता है, इसके लिए कोई सज़ा नहीं मिलता है। इफ एक्ट इज नॉट डन विथ ड्यू केयर एंड कॉशन द एक्यूड कैन नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 80। एक्सीडेंट का बेनिफिट उसको नहीं मिलेगा। ये बोला भूपेंद्र सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ गुजरात 1998 में सुप्रीम कोर्ट। 80 सॉरी, भूपेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1998 सुप्रीम कोर्ट। भूपेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1998 सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इसमें? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इफ़ एक्ट इज नॉट डन विथ ड्यू केयर एंड कॉशन द एक्यूड कैन नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 8। हर हालत में जहाँ वहाँ पर भी आप काट रहे हैं जहाँ रास्ता हो, पब्लिक आ सकता है। अब ऐसा निर्जन जगह पर काट रहे हैं जहाँ पब्लिक आ ही नहीं सकता, तो वहाँ की अलग बात है। लेकिन कोई ऐसा अवरोध नहीं है तो पब्लिक आप आ रहे हैं तो पब्लिक भी आ सकता है। तो कहीं पर भी आप ये मान लो कि काट रहे हो लकड़ी, आप वैसा जगह पर तो जाओगे नहीं, अनजान जगह पे जहाँ कोई घुस ही नहीं सकता, आदमी जा ही नहीं सकता, उसको छोड़कर कहीं पर भी आप लकड़ी काट रहे हो तो आपको ये प्रॉपर क्वेश्चन लेना है कि हैंडल पूरी तरह से फिक्स है, उसका हेड हैंडल में पूरी तरह से अच्छे से फिक्स है, तो रोबस्टली फिक्स्ड है, और तो आपको एक्सक्यूज मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ये बात किस में कहा है? ये बात बोला भूपेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रत्येक हालत में आपको प्रॉपर प्रिकॉशन आपको लेना ही, ड्यू केयर एंड कॉशन आपको प्रत्येक हालत में लेना ही है, तभी एक्सक्यूज मिलेगा, अदरवाइज एक्सक्यूज नहीं मिलेगा। अब देखते हैं सेक्शन 81, एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट द अदर हार्म। तो इसमें क्या है, एक्सक्यूज होगा। जैसे एग्जांपल देते हैं, अब सामने जा रहे हैं रोड से काफ़ी स्पीड में, आगे अचानक से दीवार आ गया, अब गाड़ी काफ़ी स्पीड में है और फॉग का समय है, दाहिने साइड में यदि टर्न करते हैं तो देखते हैं कि एक ऑटो जा रहा है और हमारे पास बड़ी गाड़ी है, मान लो ट्रक है, बड़ा ऑटो जा रहा है, उसमें 3-4 व्यक्ति बैठा हुआ है, और लेफ्ट में टर्न करते हैं
तो लेफ्ट में टर्न करते हैं तो देखते हैं एक आदमी साइकिल जा रहा है। तो यदि सामने जाते हैं, मान लो हमारे पास बस है जिसमें 100 लोग बैठा हुआ है या 20 लोग बैठा हुआ है, तो वो लगेगा तो 20 लोग मर जाएंगे, 20 लोग का डेथ हो जाएगा, आग लग के चाहे जैसे भी है। इधर जाते हैं तो 5 लोग का डेथ होता है। लेफ्ट टर्न करते हैं तो 1 लोग का साइकिल सवार का डेथ होता है। तो लेफ्ट टर्न करके हम साइकिल सवार को डेथ कर दिए, तो यहाँ इंटेंशन तो नहीं है, नॉलेज तो है, बैड इंटेंशन, क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है मेरे माइंड में कि मैं उसका डेथ करूँ, लेकिन नॉलेज तो है, फिर भी एक्सक्यूज है, क्योंकि आप बड़े हार्म को बचाने के लिए छोटा हार्म आप किए हैं, तो इसलिए वो मर्डर आपने किया है, तो उसके लिए आपको एक्सक्यूज है। 81 में वही कहता है। 81 नथिंग इज एन ऑफेंस merely by reason of its being done with knowledge that it is likely to cause harm, if it be done without criminal intention to cause harm and in good faith for the purpose of preventing or avoiding other harm to person or property। का एंड लगा दिया है कि आप बिना इंटेंशन का, सिर्फ नॉलेज से कोई आप अपराध कर रहे हैं, हार्म कर रहे हैं, तो उसके लिए एक्सक्यूज होगा, लेकिन एंड उसमें क्या होना चाहिए, एंड इन गुड फेथ होना चाहिए, फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंटिंग अदर हार्म ऑफ पर्सन और प्रॉपर्टी, तभी आपको एक्सक्यूज होगा। उसके बाद इसका इलस्ट्रेशन देखेंगे तो समझ जाएंगे। वही इसमें भी टाइटेनिक जा रहा है, इलस्ट्रेशन में मान लो कि ये कैप्टन है, टाइटेनिक जा रहा है, सामने बर्फ़ है, टाइटेनिक में 10,000 लोग हैं, बर्फ़ से टकराते हैं तो शिप डूबेगी, टाइटेनिक 10,000 लोग मारे जाएंगे। राइट टर्न करते हैं तो 2 व्यक्ति एक छोटा सा नाव में है, वो मारा जाएगा। लेफ्ट टर्न करते हैं तो फिर बर्फ़ की चट्टान है, सारे लोग मारे जाएंगे टाइटेनिक के। तो क्या क्या राइट टर्न किया और 2 व्यक्ति जो शिप में था, छोटी सी बोट में, वो मारा गया, तो कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि इससे 100 लोग बच गए। आप ऐसे भी लिखते हैं सामने बर्फ़ का चट्टान है, लेफ्ट में जाते थे 10 लोग मरेगा, छोटा एक बोट है जिसमें 10 लोग हैं, राइट में जाते हैं तो 2 लोग हैं, तो 100 लोग, 1000 लोगों को सेव करना है या 10 लोग को सेव करना है या 2 लोग, एक ऑप्शन चूज करना ही है, तो 2 लोगों को रन डाउन कर दिया, तो उसना कोई एक्सक्यूज, तो एक्सक्यूजेबल है, कैप्टन ने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि बड़ा हार्म को बचाने के लिए इसने छोटा हार्म किया है, नॉलेज है, लेकिन फिर भी इसको एक्सक्यूजेबल होगा। उसके बाद एक और एग्जाम्पल देता है कि ये एक व्यक्ति है जो बहुत बड़ा आग में घिर गया और झुग्गी झोपड़ी में आग लग गया, तो उसने देखा कि एक जो झोपड़ी है उसको हटा दूं तो बीच में गैप आ जाएगा, बाकी झोपड़ी है बच गया, लेकिन उसको हटाया, उसके प्रॉपर्टी के डैमेज हो गया, कुछ तो नुकसान हो गया, प्रॉपर्टी का बहुत सारा नुकसान हो गया, लेकिन फिर भी उसको एक्सक्यूज है, उसको कोई अपराध नहीं किया गया, माना गया, क्योंकि वो बड़ा हार्म को बचाने के लिए छोटा हार्म एक झोपड़ी को गिरा दिया ताकि 100 झोपड़ी बच सके, तो उसका कोई अपराध नहीं माना जाएगा। दिस सेक्शन इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल when there is a situation, sudden emergency and one of two harm become a necessity, कि 2 में से एक हार्म तो हो ही जाएगा, then the cause of a smaller harm is thought to be legitimate, तब छोटा हार्म कर देना आपको उचित माना जाएगा। As per this section, to control the spreading fire, demolishing the house is deemed to be careful। अब इसमें एक और केस है बहुत इम्पोर्टेंट, 81 में डुडले वर्सेज स्टीफन, डुडले एंड स्टीफन का केस है, आर वर्सेज आर या इम्पेरर वर्सेज बोल सकते हैं, आर से रॉयल वर्सेज डुडले एंड स्टीफन। फिर उनका केस है, ये हाउस ऑफ लॉर्ड का है, क्वीन बेंच 8084 का, 8084 का केस है हाउस ऑफ लॉर्ड का। हाउस ऑफ लॉर्ड्स का, उसमें इंडिया गुलाम था, तो इंग्लैंड में भी जो हो रहा है और सेम कानून है, तो उसको भी पढ़ लो। तो दोस्तों इसमें बहुत ध्यान से सुनिएगा। 81 में क्या कहता है कि नॉलेज तो है लेकिन इंटेंशन क्रिमिनल नहीं है, तो हमको एक्सक्यूज मिलेगा, तो 81 का फ़ायदा यहाँ भी लेना चाहा था।
इसमें क्या था, 3 व्यक्ति था जो समुद्री सैर के लिए वो लोग जाते थे। पुर्तगाल के लोग, स्पेन के लोग, इवन इंग्लैंड के लोग बहुत फेमस होते थे, या मछली मारने जाते थे या किसी अन्य काम से जाते थे। तो 3 लोग शिप द्वारा गए और आंधी आया, वो शिप डूब गया। तो एक ये लोग प्लास्टिक का जिसमें हवा भर करके और उसको फेंक देते थे उस पर, मतलब धीरे धीरे किनारा वो लग जाएगा अपने आप धारा के साथ, या दूसरा शिप आएगा तो उनको बचा के ले जाएगा। तो आंधी में सब कुछ, इनका खाना और राशन पानी जो भी था सब कुछ वो हो गया। और समुद्र का पानी इतना खरा होता है कि पी नहीं सकते, उससे प्यास नहीं बुझेगा, पिएंगे तो और प्यास लगेगा और प्यास ख़त्म नहीं होगा। तो समुद्र के पानी में ज़्यादा नमक होता है इसलिए उसको पी भी नहीं सकते। तो क्या हुआ कि जब इनका आंधी आया तो सारा कुछ डूब गया। तो ये जो लाइफ सेविंग जो शिप होता है, बोट होता है, उसमें सवार हो गए तीनों। उसमें हवा भर के तुरंत सवार हो गए। और उसके बाद क्या हुआ कि ये डिस्कस कर रहे थे 2 व्यक्ति, एक उसमें 17 साल का बच्चा भी था। तो उसमें यह व्यक्ति डिस्कस कर रहे थे बाकी 2 व्यक्ति कि इसको हम मार के खा जाते हैं। तो वो स्वस्थ ही था। अब धीरे धीरे खाना पानी सब खत्म हो गया, तो कुछ दिन बाद बच्चा था वो पहले बीमार पड़ गया। तो उसमें से एक व्यक्ति ने क्या किया कि उसके नाइफ को उसको गला में दबा दिया और उसको बोला कि तुम हाथ पैर इसको पकड़े रहना। और वो पकड़े रहा, वो गला में दबा दिया और उसकी डेथ हो गई। उसके खून पी कर, उसके मांस खा करके कुछ दिन ये जिंदा रहे। उसके बाद दूसरा बोट का सामना हुआ, बड़ा बोट का, दूसरे बोट में चढ़ गए ये लोग। और जब आए तो इस पर केस हुआ। इन्होंने मर्डर का केस चला तो इन्होंने डिफेंस लिया कि सेक्शन 81 का, कि एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन एंड टू प्रिवेंट द अदर हार्म। हमारा कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था, हमारे पास नॉलेज था कि इसकी मौत हो जाएगी, लेकिन क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था। और ये प्रिवेंट कि 2 व्यक्ति मर जाए, तीनों व्यक्ति मर जाए, तो 3 व्यक्ति को मरने से बचाने के लिए एक व्यक्ति को मारा गया। तो प्रिवेंट अदर हार्म। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये एक्सक्यूज नहीं होगा। अपनी जान बचाने के लिए आप दूसरे की जान नहीं ले सकते, अपनी ही जान दे दो उससे अच्छा। तो आप किसी का मर्डर ऐसे नहीं कर सकते हैं, और यहाँ एक्सक्यूज इसको माना नहीं गया। आर वर्सेस डुडले एंड स्टीफन 1884 में हाउस ऑफ लॉर्ड्स का जजमेंट है। इसको याद रखिए दोस्तों, डुडले एंड स्टीफन केस 1884 का, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। उसके बाद 82 है, 82 बच्चा, ऐसे याद रखते हैं। एक्ट ऑफ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज। Act of a child under 7 years of age is not an offense. Is not is no offense. Is no offense. इसको डोली इनकैपेक्स बोल देते हैं, डोली इनकैपेक्स। इसको बोलते हैं डोली इनकैपेक्स। In English law, a child below 7 years of age is considered incapable of doing crime. इसलिए डोली इनकैपेक्स का मीनिंग होता है इनकैपेबल ऑफ डूइंग क्राइम। तो इसलिए इस पर कोई बहस नहीं। कितना मेच्योर माइंड का हो, लेकिन 7 साल से कम एज का है तो उसको कोई अपराध नहीं किया है ऐसा माना जाएगा। कितना भी मर्डर कर दो, कितना भी हीनियस क्राइम, कितना भी ग्रेवियस क्राइम, कितना भी सीरियस क्राइम कर दिया हो, उसको कोई भी सज़ा नहीं मिल सकता है। उसके बाद 83 चलते हैं। 83 मतलब 13 साल से कम क्या हो, मतलब एक्ट ऑफ ए चाइल्ड एबव 7 year अंडर 12 year ऑफ इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग। 83 सेक्शन 83 एक्ट ऑफ ए चाइल्ड एबव 7 years ऑफ एज एंड अंडर 12 years ऑफ एज इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग, तो उसको कोई भी सज़ा नहीं मिलेगा। यदि उसकी माइंड विकसित नहीं हुआ है, वो नेचर ऑफ एक्ट को समझने में कि इसका एक्ट का क्या रिजल्ट होगा, क्या परिणाम होगा, असमर्थ है, तो उसको कोई सज़ा नहीं मिलेगा। लेकिन 7 साल से 12 साल का बच्चा है, लेकिन उसका अंडरस्टैंडिंग मैच्योर हो गया है,
वो लिखने पढ़ने में अच्छा है, वो सभी चीज़ का प्रश्न का आंसर दे रहा है, वो कोई अपराध का क्या परिणाम होगा, किसी चीज़ को करने से, जहर देने से वो व्यक्ति मर जाएगा, ये सब जानता है, तो उसको सज़ा मिलेगा। उसको कितना सज़ा मिलेगा, तो उसको जुवेनाइल एक्ट के अनुसार मैक्सिमम सज़ा है 2 साल या 3 साल, वही सज़ा मिलेगा, उसके बाद वो बाहर निकल जाएगा। एडल्ट वाली सज़ा नहीं मिलेगा। लेकिन अब आजकल सीआरपीसी और में संशोधन हुआ है और क्रिमिनल एक्ट में कि जो 16 साल के मेजॉरिटी एक्ट में भी 16 साल के बच्चा यदि हीनियस क्राइम करता है तो उसको सज़ा एडल्ट के अनुसार मिलेगा। 16 साल 18 साल के बच्चा सीरियस क्राइम या कोई भी क्राइम किया तो उसको बच्चा की तरह ट्रीट करके उसको जुवेनाइल एक्ट के अनुसार सज़ा मिलेगा। लेकिन यदि 16 साल का भी है, हीनियस क्राइम किया है, तो एडल्ट वाला सज़ा मिलेगा। ये निर्भया अमेंडमेंट 2013 में किया गया है। तो सेक्शन 83 को देखते हैं। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए चाइल्ड एबव 7 years ऑफ एज अंडर 12 years ऑफ एज, मतलब 7 से 12 साल के बीच का हो, हु हैज़ नॉट अटेंड सफिशिएंट मैच्योरिटी, तो कोई अपराध नहीं किया है, ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू जज द नेचर एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ हिज कंडक्ट ऑन दैट ओकेजन, तो कोई अपराध नहीं किया। यदि वह नेचर और कंसिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्ट को समझने में सक्षम है, मैच्योर है, तो उसको सज़ा मिलेगा, बच्चे वाला सज़ा मिलेगा 2 साल का मैक्सिमम। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट ए चाइल्ड बिलो 7 years ऑफ एज इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ एनी क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हीरालाल मलिक वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1977 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। हीरालाल मलिक, इसी में हीरालाल मलिक, इसमें भी केस लिख सकते हैं, इसमें भी लिख सकते हैं, तो इसमें लिखो हीरालाल मलिक वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। हीरालाल मलिक वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार 1977 सुप्रीम कोर्ट ने कहा। 1977 सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या कहा कि एक्ट ऑफ ए चाइल्ड एबव 7 years एंड अंडर 12 years ऑफ एज, नहीं ये नहीं कहा। हीरालाल मलिक में कहा कि 7 साल के नीचे का बच्चा कोई भी अपराध किया तो उसको क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं होगा, ये कहा है। कहा कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट ए चाइल्ड बिलो 7 years ऑफ एज इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ एनी क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। चाइल्ड बिलो 7 years, चाइल्ड बिलो 7 years is free from criminal liability। क्या कहा है? हीरालाल मलिक वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार 1977 सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि चाइल्ड बिलो 7 years इज फ्री फ्रॉम क्रिमिनल लायबिलिटी। हम देखते हैं 84 अनसाउंड माइंड, पागल व्यक्ति से संबंधित है। एक्ट ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, तो अनसाउंड माइंड कोई व्यक्ति पागल है, उस पागलपन के दौरान कोई भी मर्डर किया, कोई भी अपराध किया, तो उसको कोई भी सज़ा नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखें, आपको आरपीडी सभी के अगेंस्ट है। आपको कोई मर्डर करने आ रहा है, ग्रीवियस हर्ट करने आ रहा है, तो पागल व्यक्ति को उसको मर्डर करने से पहले आप उसको जान से मार दें तो कोई अपराध नहीं है। 7 साल के नीचे का बच्चा वो आपको मर्डर करने आ रहा है, उससे पहले आप उसको जान मार दें तो कोई अपराध नहीं है। यदि कोई पुलिस आपको ग्रीवियस हर्ट या मर्डर कर रहा है, दो ही केस में, हर्ट में नहीं, हर्ट में आरपीडी पुलिस के अगेंस्ट में नहीं है, ग्रीवियस हर्ट या मर्डर करने आ रहा है, तो आप उस पुलिस को मार भी दें तो आप कोई अपराध नहीं किया, आपको आरपीडी है। क्यों? क्योंकि हर्ट और ग्रीवियस हर्ट करना पुलिस का काम नहीं है, सज़ा देना किसका काम है? कोर्ट का काम है। लेकिन अरेस्ट करने के दौरान उसको हर्ट हो सकता है, आप अरेस्ट में लेकिन तो फोर्स यूज कर सकता है, फोर्स यूज में हर्ट हो सकता है, लेकिन ग्रीवियस हर्ट पुलिस को नहीं करना है, मर्डर पुलिस को नहीं करना है। 84 देखते हैं। 84 कहता है नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्ट by reason of
अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट। यदि जिस समय एक्ट कर रहा है उस समय यदि पागल है तो एक्सक्यूजेबल है। एंड और दैट ही इज डूइंग व्हाट इज इधर रॉन्ग और कंट्रेरी टू लॉ, वो नहीं जान रहा है कि ये रॉन्ग है या लॉ के विरुद्ध है, और उसने एक्ट कर दिया, अपराध कर दिया तो एक्सक्यूजेबल है। If accused knew at the time of committing such crime that he was acting contrary to law, he will be punished. यदि जानता हो पागल भी दो तरह के, एक तो परमानेंट पागल, एक कुछ समय के लिए पागल रहता है, कुछ समय के लिए ठीक हो जाता है। जब ठीक है उसने अपराध किया तो एक्सक्यूजेबल नहीं है, जब पागल है तो अपराध किया तो एक्सक्यूजेबल है। Every man is to be presumed to be sane। इसमें आर वर्सेस मैक नॉटन का केस है 1843 का, हाउस ऑफ लॉर्ड का। ये सेक्शन 84 में देखते हैं। आर वर्सेस मैक नॉटन, आर वर्सेस मैक नॉटन का केस है 84 का, 80 नॉट 10 8043 का केस है, 8043 हाउस ऑफ लॉर्ड्स का केस है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स का केस है। तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा कि ये प्रत्येक आदमी को ये माना जाएगा कि वह स्वस्थ है, वह पागल नहीं है। एवरी मैन इज से टू बी प्रिज्यूम टू बी सेन, मतलब एवरी मैन इज प्रिज्यूम टू बी साउंड माइंड, ऑफ साउंड माइंड, एंड टू पोसेस ए सफिशिएंट डिग्री ऑफ रीजन टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज क्राइम, और वो अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल वो खुद रहेगा। अनटिल द कंट्रेरी इज प्रूव्ड, इसके विरुद्ध कोई सबूत नहीं है तब तक। टू देयर सेटिस्फेक्शन एंड दैट टू एस्टेब्लिश ए डिफेंस ऑन द ग्राउंड ऑफ इंसैनिटी इट मस्ट बी क्लियरली प्रूव्ड। यदि इंसैनिटी पागलपन का ग्राउंड आप लेते हैं कि मैं पागल था और ये कर दिया काम, तो आप ही को सबूत लाना है, प्रूव करना है कि आप उस समय जब एक्ट कर रहे थे तो पागल थे। अब क्लियरली प्रूव करना। एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द एक्ट द अक्यूज्ड वाज लेबरिंग अंडर सच ए डिफेक्ट ऑफ रीजन फ्रॉम डिजीज ऑफ माइंड एज नॉट टू नो द नेचर एंड क्वालिटी ऑफ फैक्ट ही वाज डूइंग। ये आपको प्रूव करना है। ये किस में बोला है, तो मैक नॉटन, आर वर्सेस मैक नॉटन के केस में, इंसैनिटी में। उसके बाद आगे एक और केस है स्टेट ऑफ राजस्थान और वर्सेस विद्या देवी का। स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्या देवी 2012 सुप्रीम कोर्ट का केस है। हाँ, तो यहाँ जगह है, लिख देते हैं स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्या देवी। स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्या देवी 2012 का केस है, 2012 का सुप्रीम कोर्ट का एक केस है। स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्या देवी सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, प्ली ऑफ इंसैनिटी was taken on the ground of unsoundness of mind of the accused. Accused was admitted in hospital. Sorry. Even before challan was filed, he remained under treatment for 9 months. Circumstances clearly show insanity of accused. So court held accused entitled to claim the benefit under section 84। पागलपन का वो बेनिफिट ले सकता है क्योंकि हॉस्पिटल का डॉक्यूमेंट है, तो वह क्लियर मतलब प्रूफ है कि वह पागल था और पागलपन का डॉक्यूमेंट ले सकता है। इसमें निचोड़ यह निकाल सकते हैं कि हॉस्पिटल डॉक्यूमेंट इज ए क्लियर प्रूफ ऑफ इंसैनिटी। हॉस्पिटल डॉक्यूमेंट इज प्रूफ ऑफ इंसैनिटी, वह पागलपन का एक निशाना है। उसके बाद 85 में क्या कहते हैं,
act of a person incapable of judgment by reason of intoxication caused against his will. कहता है एक्ट ऑफ ए पर्सन इनकेपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन काउज अगेंस्ट विल। इंटॉक्सिकेशन मतलब कोई नशा करा दिया, दारू पिला दिया। उसके संबंध में एक चीज़ आप ध्यान रखें कि यदि आपने खुद दारू पी करके कोई अपराध किया तो एक्सक्यूजेबल नहीं है, भले ही आप नेचर ऑफ एक्ट समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, कोई एक्सक्यूज नहीं है। लेकिन किसी ने दारू पिला दिया, आपको पता भी नहीं चला, कोल्ड ड्रिंक बोल के दारू पिला दिया, पता नहीं चला, और कोई आप अपराध कर दिए तो एक्सक्यूज है, तो आपको फुल्ली एक्सक्यूज है। यदि आप खुद पी लिए दारू तो कोई एक्सक्यूज नहीं। किसी ने दारू पिला दिया और आप एक्ट कर दिए, आप अपराध कर दिए, लेकिन उसमें दो कंडीशन पे होगा। किसी दूसरे व्यक्ति ने दारू पिलाया हो आपको बिना नॉलेज के, पहला, झूठ बोल के किसी तरह से पिला दिया, पहला। दूसरा कि जब आप एक्ट कोई अपराध कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, ग्रीवियस हर्ट कर रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं, तो आपको ये नहीं पता है कि व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द एक्ट। ये दो चीज़ हो कि कोई दारू पिला दिया हो, आपको कंसिक्वेंसेज नहीं पता हो कि व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द एक्ट, तो आपको एक्सक्यूज है, मर्डर भी कर देंगे। तो यही बोलता है 85 में, द एक्ट ऑफ ए पर्सन इनकेपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन caused against his will. Nothing is an offense which is done by a person who at the time of doing it is by reason of intoxication incapable of knowing the nature of the act, and that he is doing that is either wrong or contrary to law. Prove that the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will. तभी आपको एक्सक्यूज है, अदरवाइज एक्सक्यूज नहीं है। अब इस बोर्ड को मिटा देते हैं। दोस्तों तो 86 सेक्शन से आगे देखते हैं। 86 सेक्शन में कहता है कि ऑफेंस विदाउट ए पार्टिकुलर इंटेंशन और विदाउट ए पार्टिकुलर नॉलेज कमिटेड बाय वन हु इज इंटॉक्सिकेटेड अगेंस्ट हिज विल इज नो ऑफेंस। मीन्स विदाउट पार्टिकुलर इंटेंशन का या विदाउट पार्टिकुलर नॉलेज का कोई भी अपराध किया गया है और उसको किसी ने दारू पिला दिया हो और उसके अगेंस्ट हिज विल, उसको इच्छा के अगेंस्ट दारू पिला दिया हो, तो वो एक्सक्यूज की श्रेणी में आएगा और वो कोई भी ऑफेंस के श्रेणी में नहीं आएगा। 86 देखते हैं। इन केसेज वेयर एन एक्ट इज डन इज नॉट एन ऑफेंस अनलेस डन विथ ए पार्टिकुलर नॉलेज और डन विथ ए पार्टिकुलर इंटेंशन। A person who does the act in a state of intoxication shall be liable to be dealt with as if he had the same knowledge as he would have if he had not been intoxicated. दारू खुद पी लिया तो उसका कोई एक्सक्यूज नहीं है, चाहे पार्टिकुलर इंटेंशन नॉलेज से किया हो या ना किया हो। लेकिन unless the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge और अगेंस्ट हिज विल, यदि उसके इच्छा के विरुद्ध किसी ने, उसके ज्ञान के विरुद्ध, उसके जानकारी के बिना किसी ने उससे दारू पिला दिया हो और वह बिना पार्टिकुलर इंटेंशन या पार्टिकुलर नॉलेज का कोई अपराध किया हो तो उसको एक्सक्यूज है। यही बोलता है सेक्शन 86 में। सेक्शन 86 में एक केस भी है जो वासुदेव वर्सेज स्टेट ऑफ पेप्सू और 1956 का केस है सुप्रीम कोर्ट का। पेप्सू मीन्स क्या होता है? पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। पेप्सू का फुल फॉर्म पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन। इसमें 8 प्रिंसली स्टेट, पटियाला और आसपास के 8 प्रिंसली पंजाब के स्टेट को मिला करके एक पेप्सू स्टेट बनाया गया था 1948 में, जो कि वह 64 में जब पंजाब और हरियाणा और हिमाचल प्रदेश अलग अलग हुआ तो सब पेप्सू ख़त्म हो गया। तो वह सुप्रीम कोर्ट के केस 1956 में, इसलिए पेप्सू है। पेप्सू 56 में था, 64 में अलग हुआ।
तो इसमें बोला गया है कि नॉट अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ एक्ट इज ए वैलिड डिफेंस। कोई भी नेचर कंसिक्वेंसेज उसका रिजल्ट नहीं जानते हैं हम कि इसका रिजल्ट क्या होगा, और उस एक्ट को हमारे द्वारा कर लिया गया और कुछ मिस्टेक हो गया, तो वो वैलिड डिफेंस है, उसमें मिस्टेक ऑफ फैक्ट में आ जाएगा। ये कह रहा है कि नॉट अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ एक्ट इज ए वैलिड डिफेंस। किसमें बोला गया? वासुदेव वर्सेज स्टेट ऑफ पेप्सू में बोला गया 1956 में। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नेचर, किसी एक्ट का नेचर नहीं जानना, नहीं अंडरस्टैंड करना और कोई अपराध हो गया तो वैलिड एक्सक्यूज है। अब 87 देखते हैं दोस्तों। एक्ट नॉट इंटेंडेड, नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और गिवर्स हर्ट डन बाय कंसेंट इज नॉट एन ऑफेंस। जैसे कोई क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, उसमें किसी का डेथ हो जाता है, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं, हॉकी के डंडे से लग के डेथ होता है, तो इसमें क्या है कि एक्ट इंटेंडेड है एंड नॉट नोन है। नॉट इंटेंडेड है, इंटेंशन नहीं है, नॉट नोन है टू बी लाइकली टू कॉज डेथ, कि खेलने से बॉल लगने से उसके सर में चोट लग जाएगा, बॉल उसको लग जाएगा, नॉलेज भी नहीं, इंटेंशन नहीं, टू कॉज डेथ, और गिवर्स हर्ट भी कॉज करने का नहीं है। डन बाई कंसेंट। कंसेंट क्या है कि कोई भी स्पोर्ट्स होता है, कोई भी गेम होता है, फुटबॉल हो, हॉकी हो, क्रिकेट हो, तो उसमें पहले साइन किया जाता है कि हमारा कंसेंट है खेल का, खेल से कोई चोट, कोई हर्ट, कोई ग्रीवियस हर्ट या कोई भी नुकसान होता है, डेथ कॉज होता है, तो उसके लिए कोई भी खिलाड़ी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। यही बोलता है 87 में। देखते हैं थोड़ा। नथिंग विच इज intended to cause death or grievous hurt, nothing which is not intended to cause death or grievous hurt and which is not known by the doer to likely to cause death or grievous hurt is an offense। कोई चीज़ ऑफेंस नहीं होगा। by reason of any harm which it may cause be intended by doer to cause to any person above 18 years of age। लेकिन स्पोर्ट्स खेलने के लिए above 18 years of age रहेगा, तभी वो सहमति देगा, तभी वो साइन करेगा। एवब 15 ईयर्स ऑफ एज नहीं है तो उसके गार्जियन साइन करेंगे, गार्जियन सहमति देंगे। एवब 18 ईयर्स ऑफ एज हु हैज गिवन कंसेंट वेदर एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड टू सफर दैट हार्म बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे बी नोन बाय द डूअर टू लाइकली टू कॉज एनी सच पर्सन हु हैज कंसेंट टू टेक दिस रिस्क सच दैट हार्म। जैसे इसमें इलस्ट्रेशन दिया गया है, ए एंड जेड एग्री टू फेंस विथ ईच अदर फॉर अम्यूजमेंट। ए और जेड है, एग्री टू फेंस मीन्स तलवारबाजी का गेम खेलते हैं, ओलंपिक में देखे होंगे, और ए ने जेड को ग्रीवस कर दी, हट कर दिया, डेथ कर दिया, तो भी एक्सक्यूजेबल है वहाँ, या जेड ए को कर दिया तो भी एक्सक्यूजेबल है यहाँ पर। द एग्रीमेंट इम्प्लाई द कंसेंट टू ऑफ ईच to suffer any harm, which in course of such fencing may be caught without foul play, and if A while playing fairly hurt Z, A commits no offense। लेकिन फॉल प्ले हो गया, कोई छल कपट से किसी को तलवार से मार दिया, पहले से दुश्मनी है, तो फिर वहाँ पर वो लायबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ हम एक्सक्यूज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एक्सक्यूज में लायबल नहीं होगा यदि बिना फाउल प्ले का और फेयरली गेम खेलते हुए किसी को हर्ट हो गया, इंजरी हो गया, डेथ भी हो गया, तो कोई आपको अपराध नहीं माना जाएगा और एक्सक्यूजेबल है। अब देखते हैं सेक्शन 88 में कहता है एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ फॉर पर्सन्स बेनिफिट। जैसे कोई डॉक्टर है और डॉक्टर ने नॉट इंटेंशन उसका नहीं है डेथ कॉज करने का, और डन बाय कंसेंट क्या करता है, जब वो ऑपरेशन करता है तो उससे साइन ले लेता है, उसके गार्जियन से साइन ले लेता है, फॉर पर्सनस बेनिफिट में ऑपरेशन करता है, उसकी डेथ हो जाती है तो डॉक्टर की कोई जिम्मेदारी नहीं है। यही बोलता है सेक्शन 88 में कि नथिंग विच इज इंटेंडेड टू कॉज डेथ इज नथिंग विच इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ इज एन ऑफेंस by reason of any harm which it may cause, by intended by doer to cause or known by doer to be likely to cause। known to doer है और to intended by doer है कि likely to cause ऐसा तो है
टू एनी पर्सन हुज बेनिफिट इट इज़ डन इन गुड फेथ, लेकिन गुड फेथ उसके बेनिफिट के लिए ऑपरेशन कर रहा। नॉलेज तो है कि इससे जिंदा भी हो सकता है, इससे मर भी सकता है। एंड हु हैज गिवन ए कंसेंट वेदर एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड टू सफ़र दैट हार्म और टू टेक द रिस्क ऑफ दैट हार्म, तो इस तरह से उसने ऑपरेशन कर दिया और वो व्यक्ति मर गया तो कोई अपराध नहीं हुआ। इलस्ट्रेशन दिया है, ये सर्जन, ये जो कि एक सर्जन है, नोइंग दैट ए पर्टिकुलर ऑपरेशन इज लाइकली टू कॉज डेथ ऑफ जेड हु सफर्स अंडर ए पेनफुल कंप्लेंट but not intended to cause death, intended in good faith, Z's benefit, perform that operation to Z, with Z concern, A has committed, Z की डेथ हो जाती है तो A has committed no offense। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं सेक्शन 89, एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और इंसेंट बाय पर्सन कंसेंट ऑफ गार्जियन, इंसेंट पर्सन बाय कंसेंट ऑफ गार्जियन, मतलब एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड का कोई ऑपरेशन किया गया या कोई पागल व्यक्ति का ऑपरेशन किया गया तो उसका चाइल्ड का कंसेंट उसका खुद तो दे नहीं सकता क्योंकि 18 साल के ऊपर का नहीं है, तो उसके बदले में कंसेंट गार्जियन देगा। पागल का कंसेंट वो खुद दे नहीं सकता, 18 साल से ऊपर का है फिर भी नहीं दे सकता, तो उसका कंसेंट उसके गार्जियन दिया। और ऑपरेशन किया डॉक्टर, उससे डेथ हो गया तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी लाइबिलिटी डॉक्टर का नहीं होगा। 89 में कहता है नथिंग विच इज डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ ए पर्सन अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज। 89 में अच्छा 12 ईयर्स ऑफ एज लेकिन इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए तो भी चाइल्ड कहलाएगा। 12 ईयर्स ऑफ एज और ऑफ अनसाउंड माइंड और बाय कंसेंट, यहाँ चाइल्ड का डेफिनेशन है अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज, इधर एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड कंसेंट हो गार्जियन का और अदर पर्सन हैविंग लॉफुल चार्ज ऑफ दैट पर्सन इज एन ऑफेंस, मतलब नथिंग इज एन ऑफेंस परफॉर्म्ड इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ चाइल्ड अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज और ऑन साउंड माइंड बाय द कंसेंट ऑफ गार्जियन, nothing is an offense by reason of any harm which it may cause or be intended by doer to cause or to be known by the doer to likely to cause that harm, तो उसने कोई ऑफेंस वो नहीं किया ऐसा माना जाएगा। मीन्स 12 साल से कम उम्र के बच्चा या पागल को कोई भी आप ऑपरेशन कर रहे हैं और गार्जियन के कंसेंट से कर रहे हैं तो उसको डेथ हो जाता है तो कोई भी लाइबिलिटी डॉक्टर का नहीं बनता है, क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं बनता है। इसमें कुछ एक्सेप्शन है प्रोवाइडेड। फर्स्ट एक्सेप्शन है सेल नॉट इंटेंडेड टू इंटेंशनल कॉजिंग डेथ, इंटेंशनली डेथ मत कर देना पैसा लेकर के, डॉक्टर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अटेम्प्ट टू कॉज डेथ नहीं करना है इंटेंशनली। दूसरा एक्सेप्शन है दैट द एक्सेप्शन सेल नॉट एक्सटेंड टू डूइंग द एनीथिंग विच द पर्सन इट नोज लाइकली टू कॉज डेथ फॉर एनी पर्पज अदर देन प्रिवेंटिंग द डेथ, प्रिवेंटिंग डेथ के लिए कर सकते हैं तभी एक्सक्यूज है, प्रिवेंटिंग ग्रीवियस के लिए करेंगे तो वो एक्सक्यूज है, क्योरिंग द ग्रीवियस डिजीज करेंगे तो एक्सक्यूज है, क्योरिंग द इन्फॉर्मिटी करेंगे तो एक्सक्यूज है, मतलब 4 चीज़ के लिए सिर्फ एक्सक्यूज है। डेथ को प्रिवेंशन के लिए डेथ कर दीजिए एक्सक्यूज है, ग्रीवियस हर्ट को प्रिवेंशन के लिए डेथ कर दीजिए एक्सक्यूज है, क्योरिंग ग्रीवियस डिजीज कोई भारी रोग छोटा मोटा रोग के लिए डेथ नहीं करना है, भारी रोग को क्योर करने के लिए डेथ करिए जैसे कैंसर है तब एक्सक्यूज है, इन्फॉर्मिटी को प्रिवेंट करने के लिए डेथ करिए तो एक्सक्यूज है। Thirdly, that this exception shall not intended to the voluntary causing grievous hurt, yeah, thirdly that this exception shall not extend to voluntarily grievous hurt नहीं कर देना है और attempting to cause grievous hurt unless it be for the purpose of preventing death, grievous hurt, curing grievous disease or infirmity, मतलब ये 4 चीज़ है, डेथ, ग्रीवियस हर्ट, डिजीज और इन्फर्मिटी को रोकने के लिए आप डेथ कर सकते हैं अदरवाइज नहीं। दैट दिस एक्सटेंशन शैल नॉट एक्सटेंड टू अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस टू द कमिटिंग ऑफ विच ऑफेंस इट वुड नॉट बी एक्सटेंडेड, मतलब किसी को मतलब अबेटमेंट मतलब जान से मारने के उसका ना और उसका दिया और वो जान से मार रहा है उसको, उसके लिए एक्सक्यूज नहीं है। इलस्ट्रेशन देखिए इसका, ये इन गुड फेथ फॉर चाइल्ड्स बेनिफिट विदाउट चाइल्ड्स कंसेंट हैज हिज चाइल्ड कट, ये इन गुड फेथ अपने फादर है ये जो अपने चाइल्ड के कंसेंट द्वारा खुद कंसेंट देता है और डॉक्टर से उसको पथरी का इलाज कराता है
और पथरी के लिए ऑपरेशन करता है। कट हिज चाइल्ड कट फॉर द स्टोन बाय ए सर्जन नोइंग टू लाइकली दैट द ऑपरेशन विल काउज द डेथ। ऑपरेशन से डेथ भी हो सकता है, क्योर भी हो सकता है, बट नॉट इंटेंडेड टू काउज चाइल्ड डेथ। ए इज विद इन एक्सेप्शन इन so much as his object was the cure of the child, curing of the child। इस तरह से अब लास्ट सेक्शन देखते हैं। इस चैप्टर में और सेक्शन 106 तक है, लेकिन आज 190 तक ही देखेंगे। तो सेक्शन 90 देखते हैं कि कंसेंट टू बी गिवन अंडर द फियर और मिसकंसेप्शन इज नो कंसेंट और वो एक्सक्यूज है। जैसे एक डकैत है और डकैत का मेंबर एक लोहार को लिया, ब्लैक स्मिथ को लिया कि चलो और नहीं तो तुमको तुरंत हम गोली मार देंगे और दरवाज़ा तोड़ना, खिड़की तोड़ना, हम लोग अंदर जाएंगे, डकैती करेंगे। तो वो ऐसा किया, कंसेंट दे दिया और फियर में दे दिया। यहाँ फियर में, मान लो मिसकंसेप्शन में भी दे देता अभी एक्सक्यूज है, यहाँ फियर में दे दिया तो एक्सक्यूज है, उसका कोई अपराध नहीं है। वो दरवाज़ा भी तोड़ा तब भी एक्सक्यूज है, कोई अपराध नहीं किया ऐसा माना जाएगा। ए कंसेंट इज नॉट सच ए कंसेंट एज इंटेंडेड बाई सेक्शन ऑफ दिस कोड, by any section of this code, if the consent is given by person under fear or of injury or under misconception of fact, तो उसको कंसेंट नहीं माना जाएगा। and if the person doing the act knows or has reason to believe that consent was given in consequence of such fear or misconception, तो उसको एक्सक्यूज माना जाएगा। कोई कंसेंट दिया है तो वो कंसेंट वैलिड नहीं माना जाएगा। कंसेंट ऑफ इंसेन पर्सन, तो वो भी वैलिड नहीं माना जाएगा। इफ कंसेंट इज गिवन बाय ए पर्सन हु फ्रॉम अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और इंटॉक्सिकेशन इज अनएबल टू अंडरस्टैंड द नेचर और कंसिक्वेंसेज ऑफ दैट एक्ट विच ही गिव्स हिज कंसेंट, तो उसको कोई वैलिड कंसेंट नहीं माना जाएगा। पागल का या दारू पिए हुए व्यक्ति का कंसेंट वैलिड कंसेंट नहीं माना जाएगा। कंसेंट ऑफ ए चाइल्ड unless the contrary appears from the contrast, if consent given by a person who is under 12 years of age is no valid consent। अब चाइल्ड का डिफिनीशन यहाँ क्या है, 12 साल से नीचे का बच्चा है वह चाइल्ड कहलाएगा और उसका कंसेंट वैलिड कंसेंट नहीं माना जाएगा। उसके बाद इसमें एक केस है कार्ति वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु, सुप्रीम कोर्ट का 2013 का केस है। इसमें क्या कहा गया, इन ए रेप केस एक्यूज नोज दैट कंसेंट वाज गिवन अंडर मिसकंसेप्शन, है ना, उसको बंदूक भिड़ा दिया, मिसकंसेप्शन में उसने कंसेंट दे दिया। बिकॉज डिसीटफुली कंसेंट वाज टेकन ऑन प्रोमिस ऑफ मैरिज, सो कोर्ट हेल्ड दैट कंसेंट ऑफ विक्टिम इन सच केस कैन नॉट बी लेजिटिमेट डिफेंस टू एक्सकल्पेट एक्यूज। इसलिए क्रिमिनल लायबिलिटी से इसको एक्यूज को बचाएगा नहीं, क्योंकि यह मिसकंसेप्शन में, यहाँ ये मिसकंसेप्शन लागू हो जाएगा, मिसकंसेप्शन में इसने कंसेंट दिया है। दोस्तों, आपको ऐसा लगता है कि मैं आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को खूब फैलाएं, खूब शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद। गुड बाय, गुड नाइट।